शंखनाद में आपका स्वागत है। महाविकास अघाड़ी में सीट के बंटवारे को लेकर एक और बैठक शुरू हो गई है। ये बैठक 3 दिनों तक चलेगी। 18, 19, 20 तारीख तक ये बैठक होगी, जिसमें महाराष्ट्र की सभी सीटों पर और खासतौर से मुंबई की सीटों पर बंटवारे को लेकर चर्चा की जाएगी। और ये बैठक अब बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले की बैठकें जो है वो बेकार गई हैं। उनमें कोई समझौता नहीं हो पाया। बैठकों के बाद अलग तरह के बयान आए, बैठकों से पहले अलग बयान आए और सभी दलों ने बड़े बड़ी सीटों पर दावा किया। और ये बैठक सबसे ज्यादा जरूरी है उद्धव ठाकरे के लिए। उनके लिए ये कड़ी परीक्षा है कि वो इस बैठक में सीट बंटवारे में अपने हिस्से में ज्यादा से ज्यादा क्या ले पाते हैं, चाहे मुंबई हो या पूरा महाराष्ट्र हो। लेकिन उद्धव ठाकरे इस कड़ी परीक्षा में सफल तो तब हो पाएंगे जब उनके सहयोगी, उनके सलाहकार उनके साथ मजबूती से खड़े होंगे। उद्धव ठाकरे की परेशानी सिर्फ कांग्रेस और पवार ही नहीं है। उद्धव ठाकरे इस बात को लेकर भी उनकी परेशानियां हैं कि उनके जो अपने ही लोग हैं, अपने ही सलाहकार हैं, वो पूरी तरह से उनके पक्ष में नहीं खड़े हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम है संजय राउत। मीटिंग के पहले ही संजय राउत की पवार वाली सेटिंग शुरू हो गई। मीटिंग की घोषणा हुई कि 3 दिनों की मीटिंग होगी। संजय राउत ने बयान देने शुरू कर दी है। मीटिंग से पहले जो उनका तालमेल फिर से बनना शुरू हो गया पवार को लेकर, वो उद्धव ठाकरे के लिए सबसे चिंता की बात है। संजय राउत ने क्या कहा मीडिया में? उन्होंने मीटिंग को लेकर जब उनसे बात हुई तो मीडिया ने पूछा तो संजय राउत ने बयान दिया कि ये मीटिंग फाइनल मीटिंग है, अब जो तय होगा वो फाइनल हो जाएगा और इसमें जो सीटों का बंटवारा होगा वो क्षमता के आधार पर होगा, जीतने की क्षमता के आधार पर। जो जितनी सीटें जीत सकता है उसे उतनी ही सीटें मिलेंगी। अब संजय राउत के गैर जरूरी बयान थे। उनको इस पर बोलने की कोई जरूरत नहीं थी कि ये फाइनल मीटिंग है। कि कैसे फाइनल मीटिंग होगी? अभी तो महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, अभी तो नवंबर में चुनाव है, क्यों इसे फाइनल मीटिंग माना जाए? उद्धव ठाकरे ने अपनी कुछ डिमांड रखी है। उन्होंने मुंबई की कुछ सीटें मांगी है, महाराष्ट्र में डिमांड रखी है और सीएम का चेहरा बनना चाहते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के सलाहकार संजय राउत वो ये कह दे रहे हैं कि अब जो हो जाएगा तो फाइनल हो जाएगा। और इससे पहले जबकि उद्धव ठाकरे पर दबाव डालकर उनसे बयान दिलवाया जा चुका है कि मुझे सीएम बनने की ख्वाहिश नहीं है। यानी कि एक तो कांटा निकाल दिया गया कि सीएम बनने की ख्वाहिश नहीं है। इस बात पर बैकफुट पर ले आए उद्धव ठाकरे को, क्योंकि इससे ठीक पहले संजय राउत ने भी यही बयान दिया था कि सीएम फेस को लेकर अभी कुछ तय नहीं होगा, वो तो चुनाव के बाद ही तय होगा। और इससे पहले पवार ने भी यही बयान दिया था। तो आप इस बात को, इस क्रम को समझिए। शरद पवार ने जो कहा वही संजय राउत ने कहा। उसके बाद वही बात कुछ दिनों बाद उद्धव ठाकरे बोलते हैं। यानी उनको समझा बुझा दिया जाता है कि सीएम चेहरे पर जिद मत करो, आपको कहीं और कुछ सेटिंग कर दी जाएगी। लेकिन कहीं और की आपकी बात सेटिंग करने की बात है, समझौता करने की बात है, उसमें भी नहीं मान रहे हैं। मुंबई की सीटों पर नहीं मान रहे हैं, महाराष्ट्र की दूसरी सीटों पर नहीं मान रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे की कहाँ सुन रहे हैं? लेकिन फिर भी संजय राउत कह रहे हैं कि अभी तो फाइनल हो जाएगा सब। अरे अभी कैसे फाइनल हो जाएगा? हो सकता है उद्धव ठाकरे की बात ना माने, तो हो सकता है उद्धव ठाकरे थोड़ा और लड़े, थोड़ा और संघर्ष करे, थोड़ा और डटे, तो अभी कैसे फाइनल इस बात को मान लिया जाए? दूसरी बात कि क्षमता के आधार पर, जीतने की क्षमता के आधार पर सीटें दी जाएंगी। अब जीतने की क्षमता में जैसे ही आप बात करते हैं वैसे ही उद्धव ठाकरे बैकफुट पर आ जाते हैं, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव गया है जिसमें सबसे खराब परफॉर्मेंस उद्धव ठाकरे का रहा। 21 में से 9 सीटें जीत पाए। शरद पवार का अच्छा परफॉर्मेंस रहा, 10 में से 7 सीटें जीते। कांग्रेस जो है वो तो 17 में से 13 सीटें जीती, बहुत अच्छा उसका स्ट्राइक रेट रहा। तो लेकिन उद्धव ठाकरे सबसे खराब रहे। तो संजय राउत का ये कहना जिसकी जीतने की जितनी क्षमता होगी उतनी सीटें मिलेंगी, ये बयान तो कांग्रेस और पवार के पक्ष में जाता है। और जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, शिवसेना की सीटें, शिवसेना के वोटर तो उनकी तरफ चले गए थे। यानी कि उद्धव ठाकरे की इतनी भी क्षमता नहीं रही कि वो अपने वोटर को अपनी तरफ ला सके। संजय राउत धीरे धीरे शरद पवार के सामने, कांग्रेस के सामने उद्धव ठाकरे का पक्ष कमजोर कर रहे हैं। वो फैसला दे रहे हैं अपनी तरफ से ही। मीटिंग बाद में हो रही है, उनके फैसले पहले हो जा रहे हैं। और ये सब मीटिंग से पहले माहौल बनाने की कोशिश के लिए होता है कि जब मीटिंग शुरू हो तो उसमें इन बातों का ध्यान रखा जाए, इस माइंडसेट के साथ चला जाए। क्योंकि उद्धव ठाकरे अगर अड़ गए
तो फिर शरद पवार और कांग्रेस को अपनी सीटों पर कुछ न कुछ नुकसान तो होना ही तय है। इसलिए वो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे हर तरह से कॉम्प्रोमाइज करें। सीएम चेहरे पर तो कॉम्प्रोमाइज करवा ही लिया है। अब मुंबई की सीटों पर देखिए, मुंबई की 36 सीटें हैं। अब इसमें भी ये उद्धव ठाकरे को सीटें देने को तैयार नहीं है, जबकि शिवसेना का गढ़ है महाराष्ट्र, वहां अच्छा परफॉर्म करती है और पिछली बार से हमेशा परफॉर्म करती आई है। लेकिन अभी शरद पवार जो मुंबई की एक सीट जीतने की क्षमता नहीं रखते, वो मुंबई में 8 सीटें चाहते हैं। कांग्रेस मुंबई में 18 सीटें चाहती है, जो कि पिछली बार विधानसभा में सिर्फ 4 सीटें जीत पाई और शरद पवार 1 सीट जीत पाए थे। और ये लोग उद्धव ठाकरे को कह रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज करो। अब 18 कांग्रेस लेगी, 7 जो है शरद पवार लेंगे, तो 36 सीटों में से बचेगा क्या? 8-9 सीटों पर क्या उद्धव ठाकरे चुनाव लड़ेंगे? जबकि आप पिछला परफॉर्मेंस देखेंगे मुंबई में उद्धव ठाकरे का, कांग्रेस का, शरद पवार का, तो ये समझ आएगा कि ज्यादा सीटें किसके हिस्से जानी चाहिए, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे को कमजोर किया जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में 2019 में शिवसेना जब एकजुट थी, 19 सीटों पर लड़कर 14 सीटें लेकर आई। बीजेपी 17 पर 16, कांग्रेस 30 सीटों पर लड़ी, फिर भी 4 सीटें लेकर आई और एनसीपी 6 सीटों पर लड़कर 1 सीट लेकर आई। वहीं लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में भी शिवसेना यूबीटी 2024 में जबकि वो अलग हो गई थी तो 3 सीटें लेकर आई, कांग्रेस 1 सीट, बीजेपी 1 सीट, शिवसेना 1 सीट। और पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें 2019 में, तो भी शिवसेना एकजुट थी तो भी 3 सीटें लेकर आई और बीजेपी 3 सीटें लेकर आई। अब आप लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटने के बावजूद भी और एकजुट रहने पर भी एक जैसा परफॉर्मेंस रहा, 3-3 सीटें रही। जबकि 2024 में उनके पास चुनौती ज्यादा थी, ज्यादा उम्मीदवार थे, उनकी पार्टी टूट गई थी। और अगर विधानसभा में भी देखें तो उद्धव ठाकरे 2019 में 19 सीटों पर लड़े और 14 सीटें जीत कर लाए और वहीं बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी थी। तो उद्धव ठाकरे ने अच्छा परफॉर्म किया था। और यहाँ तक कि अगर आप बीजेपी और इसका तालमेल देखें 2019 में, तो 2019 के उससे पहले जो चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव तो 19 में बाद में हुए, लेकिन 2014 के चुनाव में बीजेपी 122 सीटें जीत कर लाई थी विधानसभा में और उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 63 सीटें थी और उन्हें बाद में उन्होंने मजबूरी में आकर सहयोग किया था। फिर भी 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उद्धव ठाकरे को मुंबई में 19 सीटें दी गई, ज्यादा सीटें, और बीजेपी 17 पर लड़ी। क्यों दी गई? क्योंकि बीजेपी ने इस बात का सम्मान किया कि उद्धव ठाकरे की मुंबई में अच्छी स्थिति है, वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनको यहाँ ज्यादा सीटें देनी चाहिए। उन्होंने शिवसेना का हक मारने की कोशिश नहीं की और उद्धव ठाकरे को पूरा मौका दिया। हालांकि उद्धव ठाकरे इस बात को नहीं समझे और बीजेपी से अलग हो गए और आज वो मुंबई की सीटों के लिए भी पवार और कांग्रेस से संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें 19 सीटें नहीं दी जा रही, वो तो 20-21 मांग रहे हैं, लेकिन पिछली बार जितनी 19 सीटें भी नहीं दी जा रही है, जबकि मुंबई में परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो उद्धव ठाकरे ने अपनी दुर्गति तो खुद ही कर ली है और इसमें, उस दुर्गति में जो 4 चांद लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं संजय राउत कि जब इतनी सारी दिक्कतें हैं, जो कांग्रेस और पवार इस तरह के हालात बनाए हुए हैं कि उद्धव ठाकरे का सम्मान नहीं हो रहा, फिर भी संजय राउत पवार की भाषा बोल रहे हैं। क्या संजय राउत को उद्धव ठाकरे के पक्ष में मजबूती से नहीं बोलना चाहिए था कि उद्धव ठाकरे ने जो शर्तें रखी हैं वो नहीं मानी गई, तो ये जो बातचीत है ये फाइनल नहीं होगी, उससे उद्धव ठाकरे की मांग से नीचे बात नहीं होगी। आपको क्या मजबूती के साथ बैठक में नहीं जाना चाहिए? कांग्रेस का कोई नेता ये नहीं बोल रहा है कि फाइनल मीटिंग है, शरद पवार का कोई नेता नहीं बोल रहा है, कोई ये नहीं बोल रहा है कि सीएम को लेकर हाँ सीएम का चेहरा तो कोई होना ही चाहिए। सब अपनी पार्टी लाइन पर चल रहे हैं, लेकिन संजय राउत बिल्कुल अलग चल रहे हैं। और संजय राउत अगर इतने ही बढ़िया और इतने ही काबिल नेता है, तो वो उद्धव ठाकरे को कुछ बेहतर स्थिति उनकी क्यों नहीं दिला पाते? मुंबई में तो मिल ही नहीं रही है। महाराष्ट्र की सीटों की बात करें तो कांग्रेस 150 से लेकर 160 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, वो बीजेपी की बराबरी करना चाहती है, लोकसभा चुनाव से ज्यादा आह्लादित है, तो वो चाहती है कि 150 से 160 सीटों पर लड़े। अब शरद पवार पीछे कहाँ रहने वाले हैं, वो भी चाहते हैं कि कम से कम 100 सीटों पर लड़ूं, उतने पर लड़ूंगा तब तो इतने विधायक आएंगे कि कल को सीएम पद के लिए दावेदारी कर सको। अब बचे उद्धव ठाकरे, क्या उद्धव ठाकरे अब क्या 10-20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? तो उद्धव ठाकरे के लिए यही मुसीबत है। वो भी कह रहे हैं कि मुझे 100 सीटें चाहिए, जबकि वो पिछली बार बीजेपी के साथ 125 सीटों पर लड़े थे, पहले ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और उन्हें उतनी सीटें भी नहीं मिल रही हैं। कांग्रेस सर्वे लाकर बता रही है कि आप तो बस 30-32 सीटों पर जीतोगे, यानी कि मुश्किल से आप 40-50 सीटें लड़ लो तो वही आपके लिए काफी है। अब उद्धव ठाकरे को इतना नीचे गिरा दिया है और संजय राउत जैसे नेता
उनकी इस छवि को और खराब करने में जुटे हुए हैं। अब मीटिंग से पहले पूरा माहौल उन्होंने तैयार कर दिया है, जिसमें उद्धव ठाकरे के खिलाफ नहीं दिखेंगे, लेकिन उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे, उनको अड़ने नहीं देंगे। जैसा कि संजय राउत बीजेपी के टाइम पर अड़े थे कि नहीं, सीएम तो उद्धव ठाकरे को होना ही चाहिए, गठबंधन तोड़ दो। संजय राउत इस तरह अड़ते नहीं दिख रहे हैं। और जबकि मीटिंग के लिए संजय राउत को भी भेजा जा रहा है, नेगोशिएशन के लिए उनको भेजा जा रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे संजय राउत की इस नीयत को थोड़ा तो भांपते हैं। भले ही वो कुछ मजबूरियां हैं कि संजय राउत को पूरी तरह से तो साइड नहीं कर सकते, चुनाव भी नजदीक है और पार्टी के बड़े नेता हैं, करीबी भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने संजय राउत पर थोड़ा लगाम लगाने की कोशिश तो की है, क्योंकि वो ये बात तो जानते हैं कि पूरी तरह से आदमी मेरे पक्ष में तो नहीं है। इसीलिए संजय राउत के साथ मीटिंग में अनिल देसाई को भेजा जा रहा है। अनिल देसाई हार्ड नेगोशिएटर है, उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी हैं, उनके वफादार हैं और संगठन का काम संभालते रहे, संगठनात्मक क्षमता अच्छी है। इसलिए अनिल देसाई को उनके साथ भेजा जा रहा है कि संजय राउत का जो हमेशा झुकने को तैयार रहते हैं पवार के लिए, वो कम से कम अनिल देसाई उन पर कुछ रोक लगा सके। और यहाँ तक कि संजय राउत की स्थिति तो ऐसी है कि उन्होंने कांग्रेस की तो बुराई की मीटिंग से पहले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास लगता है समय नहीं है, व्यस्त है और मीटिंग नहीं कर रही है। अभी उन्हें बुलाया गया है कि ये मीटिंग कर लो, इसमें फाइनल हो जाएगा, लेकिन आज तक संजय राउत ने शरद पवार के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया है। तो शरद पवार की मंशाओं पर तो शक है ही, और उद्धव ठाकरे के ऊपर अब ये उद्धव ठाकरे इस मीटिंग से या आने वाली और मीटिंग से, इस अघाड़ी में अपने लिए क्या बेहतर निकाल पाते हैं, क्या अपने लिए सम्मानजनक स्थिति बना पाते हैं, अभी इस बात पर निर्भर करेगा कि वो अपने सलाहकार मंडल में किसको रखते हैं, उनके सलाहकार मंडल से क्या सलाह मिलती है और उद्धव ठाकरे कितनी समझ बूझ के साथ आगे का फैसला ले पाते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।